हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अगेन मैं रिपीटेड रिसेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जो डीएचए, एमओएच, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पूछे गए हैं और पीछे भी बैक टू बैक पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिखने में आपको ऐसा लगेगा एक बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। पेशेंट विद कार्डियक डिजीज, द नर्स शुड अवॉइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस व्हेन टेकिंग टेम्परेचर। तो वहां पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं कार्डियक पेशेंट का। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी हैज ए प्लेटलेट काउंट ऑफ 49,000 mm³ नॉर्मल वैल्यू इज 1,50,000 to 4,00,000 mm³। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज नेसेसरी। ऑप्शन देखें। ए monitor the temperature every 4 hours, option B limit intake of vitamin K rich food, option C minimize in invasive procedure, option D crush oral medications। एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है। क्या चल रहा है? कीमोथेरेपी चल रहा है, लेकिन पेशेंट है उसका प्लेटलेट काउंट आ रहा है ओनली 49,000। जहां पे नॉर्मल रेंज भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1,50,000 to 4,00,000। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये मेंशन नहीं होता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट वैल्यू कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख तक। ठीक है ना। 1.5 लाख टू 4 लाख तक। ठीक है। इसमें पूछा है विच ऑफ द नर्सिंग एक्शन इज नेसेसरी। इनमें से कौन सी नर्सिंग एक्शन है जो नेसेसरी है इस पेशेंट के लिए। अब बता दूं आपको, ये अभी अभी अपना सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है और ओएमएस भी में आया है। इन एग्जामों में ये अभी सितंबर मंथ में पूछा गया है। ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है। प्लेटलेट काउंट क्या, प्लेटलेट क्या काम करता है अपने ब्लड के बॉडी के अंदर? प्लेटलेट काम करता है कि जो ब्लीडिंग होता है, हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए या ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स काम करता है। तो यहाँ पे यदि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उसको उसके कोई भी यानी कि इन्वेजिव यानी कि जिससे कि उसका लाइक कट हो, स्किन को कट होने वाला कोई प्रोसीजर हो। इन्वेजिव का सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहीं कट होने वाला, बॉडी को कहीं कट लगने वाला, लाइक कोई बोले तो कोई प्रोसीजर लाइक सर्जरी वगैरह होना है। ऐसे वाले जो प्रोसीजर्स हैं, सर्जरी वगैरह के जो प्रोसीजर हैं जिनमें पेशेंट की स्किन को कट लगे, उनको मिनिमाइज करेंगे, होल्ड करेंगे या रोक देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी, मिनिमाइज इन्वेजिव प्रोसीजर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। द पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद हिप फ्रैक्चर आफ्टर सर्जरी, सी इज हाई रिस्क फॉर डीवीटी। To prevent DVT, see wear anti-embolism stocking. What's the additional instruction nurse need to focus on? Option देखें। A. Assess a pelvis for warmth and tenderness. Option B. Reposition patient frequently. Option C. Assess vitals. Option D. None of these. पेशेंट है अपने पास, इमरजेंसी के अंदर आया है, जिसको क्या हुआ है? हिप सर्जरी हुई है, सॉरी हिप का फ्रैक्चर हुआ है। अपने पास इमरजेंसी में पेशेंट आया है जिसका हिप फ्रैक्चर हुआ है। सर्जरी के बाद जैसे उसके हिप की सर्जरी हो गई, उसके बाद उसको हाई रिस्क है डीवीटी। ठीक है ना। डीवीटी की हाई रिस्क है। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग लगा दिया गया है ताकि डीवीटी से प्रिवेंट हो सके। उसको वेयर करवा दिए गए हैं एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग। ठीक है। इसमें पूछा क्या आपने को, व्हाट द एडिशनल इंस्ट्रक्शन नर्स नीड टू फोकस ऑन।
यानी कि कौन सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर नर्स है वो फोकस करेगी? बताइए कौन सी एडिशनल, इनमें से जो ऑप्शन में दिया है इनमें से कौन सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर नर्स ध्यान देगी? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है। इसी सितंबर मंथ में आया, पिछले सितंबर मंथ में। तो बताइए, हिप फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, हिप सर्जरी हुई है, उसके बाद उसको डीवीटी ना हो, डीवीटी से प्रिवेंट करने के लिए एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग है वो वियर करवा दिए गए। उनके साथ में कौन सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन उनको जरूरत है? नर्स है, कौन सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देगी? तो देखिए, हिप सर्जरी हुआ है, ऐसे वाला पेशेंट है, खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे ज्यादा, पहला तो डीवीटी हो गया, दूसरा ये होगा कि उसको फ्रीक्वेंटली हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, बिकॉज उसमें बेड श्योर होने के चांस, अदरवाइज एक ही पोजीशन में रहेगा तो बेड श्योर हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन अपना चूज करते हैं, वो होता है रीपोजिशनिंग पेशेंट फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। मिनिमम एवरी 2 आवर्स के अंदर उसको पोजीशन करवाना जरूरी है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट, हिप का सर्जरी हुआ तो वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है, बेड रिडन पेशेंट हो गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, patient with vital signs, blood pressure 100 by 70 mmHg, temperature 40 degree centigrade, heart rate 89 per minute, hgb 11.7 gram per dl. What is the first action for the nurse? ऑप्शन देखें, ए corticosteroid for inflammation, ऑप्शन बी IV fluids for blood pressure, ऑप्शन सी blood transfusion for hgb, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। एक पेशेंट आया अपने पास, उसके वाइटल साइंस क्या है? उसका ब्लड प्रेशर है वो आ रहा है 100/70, टेम्परेचर 40 आ रहा है, एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, हार्ट रेट है 89 आ रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है 11.7। तो इसमें पूछा कि फर्स्ट एक्शन फॉर द नर्स, नर्स है, उसकी फर्स्ट एक्शन क्या होगी इस पेशेंट के लिए? बताइए क्या एक्शन होगी? डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया, एनएचआरए में आया है सितंबर मंथ में। देखिए, अब यहाँ पे वाइटल साइंस पे आप फोकस करोगे तो ब्लड प्रेशर है वो भी एक नॉर्मल, एज ए नॉर्मल रेंज में है, लेकिन टेम्परेचर है वो हाई है यहाँ पे, हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी लगभग नॉर्मल है, यानी कि इतने इमरजेंसी नहीं है कि हीमोग्लोबिन फोकस करें। ब्लड प्रेशर भी इतना कम नहीं है कि, कम है लेकिन इतना कम नहीं है कि वो उसको फर्स्ट एक्शन की जरूरत हो। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। और एक बात जरूर याद रखना आप, कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो उस टाइम पे ये मान लो कि इन्फेक्शन जरूर है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है। टेम्परेचर इज नॉट ए डिजीज, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज होना, हाइपरथर्मिया नॉट ए डिजीज, ठीक है, इट इज ए सिम्पटम, ठीक है। एक इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का सिम्टम है, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज है इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल होगा? एंटीबायोटिक देके, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए रिहेबिलिटेशन नर्स रिव्यूज फॉर स्ट्रोक पेशेंट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, which immunization is a priority for a 72-year-old patient? ऑप्शन देखें, ए न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी रोटावायरस वैक्सीन। एक रिहेबिलिटेशन के अंदर एक नर्स है, रिहेबिलिटेशन नर्स है, वो रिव्यू कर रही है पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट की इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, यानी कि एक पेशेंट था जिसको स्ट्रोक आया था, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के अंदर, सेंटर के अंदर नर्स है उसका इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री चेक कर रही है। आगे देखिए क्या पूछा, मेन चीज क्या पूछा है, इम्यूनाइजेशन इज ए प्रायोरिटी फॉर 72-year-old पेशेंट, यानी कि
सीधी सी बात है कि 72 ईयर ओल्ड पेशेंट को हम कौन सा वैक्सीन दे सकते हैं, कौन सा इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है, सितंबर मंथ में। ओल्ड एज के लिए कौन सी वैक्सीन इनमें से? इनमें से अपना करेक्ट आंसर है, आई थिंक सबको पता होगा, वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है ना, न्यूमोकोकल है या फिर इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो भी हम 72 ईयर ओल्ड को दे सकते हैं। ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा यहाँ पे ऑप्शन होता तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, which of the following variable is considered as a major factor that affect community health? ऑप्शन देखें, ए क्वालिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स। ऑप्शन बी नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन हॉस्पिटल विद इन द कम्युनिटी। ऑप्शन सी personal behavioral choice includes socio-cultural factors. Option D the number of recreational services in the community. Which of the following a variable considered as a major factor that affects the community health? इनमें से कौन सा मेजर इफेक्ट है जो मेजर इफेक्ट डालता है कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर? कौन सा वेरिएबल कंसिडर्ड है, कंसिडरेशन है जो मेजर फैक्ट, आप जे इसमें पूछा वेरिएबल कंसिडर कौन सा है जो एज ए मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कम्युनिटी हेल्थ को। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट करने वाला मेजर फैक्टर क्या है? कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया, एमओपीएच में आया है सितंबर मंथ में। ठीक है, तो देखिए कौन सा मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कम्युनिटी हेल्थ को? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पर्सनल बिहेवियर चॉइस इंक्लूड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर असाइटिस। ऑप्शन देखें, ए साइडलाइन पोजीशन, ऑप्शन बी फाउलर्स पोजीशन, ऑप्शन सी डोर्सल पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन, मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन कौन सी है किसके लिए? सीवियर असाइटिस वाले पेशेंट के लिए। पेशेंट है जिसको सीवियर असाइटिस है। अभी असाइटिस क्या होता है? असाइटिस होता है कि फ्लूइड फ्लूइड कलेक्शन इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड का अकोमुलेशन होना असाइटिस कहलाता है। ये सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्लूइड अकोमुलेशन हो गया वहाँ पे या बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो गया वहाँ पे, तो ऐसे वाले पेशेंट को कौन सी मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन मोस्ट रिकमेंडेड होगी ऐसे वाले में? सऊदी एमओएच में आया है, हाद के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी में आया है ये सितंबर मंथ में। तो देखिए सीवियर असाइटिस वाला पेशेंट है उसको हमेशा देंगे फाउलर्स पोजीशन, वो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि फाउलर्स पोजीशन के अंदर एब्डोमेन है वो रिलैक्स रहता है। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन में फाउलर्स पोजीशन उसको हम देंगे। ठीक है ना, मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन है वो है फाउलर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, patient hospitalized for a surgical procedure, the nurse performed the patient that she will be discharged. On the next shift, another nurse received her. The nurse has discussed with the patient and family, and conflict is happened. What is the most appropriate action? Option देखें, A call supervisor, inform her about the previous nurse action. Option B start process for discharge. Option C
चेक द पेशेंट फाइल, ऑप्शन डी नथिंग टू डू। एक पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज है फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए पेशेंट है, वो हॉस्पिटलाइज है अपने पास। द नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट दैट शी विल बी डिस्चार्ज, नर्स ने उसको इन्फॉर्म कर दिया है कि वो डिस्चार्ज है। ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट अनदर नर्स रिसीव्ड है, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर उसको एक दूसरी नर्स है उसने रिसीव किया है। द नर्स हैज डिस्कस द पेशेंट, नर्स ने पेशेंट के साथ डिस्कस किया है, फैमिली के साथ डिस्कस किया। कन्फ्लिक्ट इज हैपेंड, कन्फ्लिक्ट होता है कि इधर भी हो सकता है इधर, यानी कि दोनों चीज 50-50 हो सकता है, डिस्चार्ज हो भी सकता है नहीं हो सकता है, कि एक कंफ्यूजन हो गया। कन्फ्लिक्ट एक तरह का कंफ्यूजन है, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी ऐसी वाली कंडीशन के अंदर? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया, एमओपीएच में आया है। सितंबर मंथ में एग्जामों में पूछा गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? तो देखिए ऐसे वाले कंडीशन में यदि कोई कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे वाले कंडीशन में हम डॉक्टर के ऑर्डर देखेंगे, यानी कि फाइल को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन सी, चेक द पेशेंट फाइल, पेशेंट की फाइल को चेक करेंगे कि डॉक्टर ने एक्चुअल में ऑर्डर क्या किया है, ऑर्डर क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर टू गिव 50 ml पर आवर 12 आवर ऑफ नॉर्मल सेलाइन, हाउ मेनी ml टोटल शुड बी गिवन? ऑप्शन देखें, ए 450 ml, ऑप्शन बी 600 ml, सी 900 ml, डी 1000 ml। ये ऐसा ही सवाल इसके साथ साथ में सऊदी के एग्जाम में आया, डीएचए के एग्जाम में पूछा गया था, ओएमएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, इससे इसी सितंबर मंथ में, इससे मिलते जुलते सवाल। और यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या गलती करके आते हैं, या तो उसमें वो फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, या इसमें ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, और वो इसमें बैठता भी नहीं है, और वो कैसे जैसे करके तोड़ मरोड़ के कैसे भी लगा के वो कर देते हैं, फिर आंसर भी नहीं आता उनका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, डॉक्टर है उसने ऑर्डर किया है 50 ml पर आवर, 1 घंटे में 50 ml जाना है, तो 12 आवर्स में कितना ml नॉर्मल सेलाइन जाएगा? हाउ मेनी ml द टोटल शुड बी गिवन, यानी कि 50 ml 1 घंटे में जाना है, तो 12 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में जा रहा है 50 ml, तो 12 घंटे में कितना जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 600 ml। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन बी, ठीक है ना। यहाँ पे ना ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगेगा, ना ही यहाँ पे ये आपका आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। काफी बच्चे हैं जो गलत ये इसी में उलझ उलझ के रह जाते हैं, कम से कम 10-15 मिनट इसी में खराब कर देते हैं, वो आंसर भी सही नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए पेशेंट इज एडमिटेड फॉर पेन मैनेजमेंट ड्यू टू लंग कैंसर विद मेटास्टेसिस ऑफ द बोन with a nursing diagnosis of alteration in comfort, the nurse would anticipate that the best short-term goal for this patient would be to, ऑप्शन देखिए, ए appear comfortable and sleep well, option b verbalize that pain is tolerated, option c verbalize that pain is relieved, option d not complain of pain। अपने पास पेशेंट है, एडमिट है, किसके लिए? पेन मैनेजमेंट के लिए, ड्यू टू लंग कैंसर विद मेटास्टेसिस ऑफ द बोन। पेशेंट है जिसको लंग कैंसर है, साथ में मेटास्टेसिस ऑफ बोन है, इसकी वजह से पेन मैनेजमेंट के लिए अपने पास एडमिट है, विद ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अल्ट्रेशन इन कंफर्ट। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बना है यहाँ पे? अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, यानी कि ऑलरेडी पेन हो रहा है तो कंफर्ट तो कैसे होगा, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। द नर्स वुड बी एंटिसिपेट, नर्स एंटिसिपेट करते हैं बेस्ट शॉर्ट टर्म गोल फॉर दिस पेशेंट। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल पूछा है, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा ऐसे वाले पेशेंट के लिए? सऊदी एमओएच में है,
कोएत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में ही एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए शॉर्ट टर्म गोल क्या? शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है कि इमीडिएट आना, इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली रिलीफ मिलना चाहिए, उसके थोड़ी देर के बाद चाहे वापस हो जाए वो, उसका डजेंट मैटर, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब है अभी तुरंत उसको आराम मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म है होता है कि एंड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के एंड में उसको रिलैक्स मिलना चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम है वो रिलीव होनी चाहिए परमानेंटली, ठीक है ना, इन एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ गए आप। तो शॉर्ट टर्म गोल होगा कि इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलना। तो यहाँ पे ऐसे वाले कंडीशन में बेस्ट शॉर्ट टर्म गोल है वो होगा नो कंप्लेन ऑफ पेन, यानी कि पेशेंट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा है तो शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लिया है, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंट किसके लिए आया है? पेन मैनेजमेंट के लिए ही आया है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर। Progressive enlargement of a multinodular tracheal compression, including pain at the site of the ear and jaw, difficulty swallowing, change of patient breath by compressing the esophagus. There is in otherwise the patient is at risk. What is the preferred treatment? ऑप्शन देखें, ए सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ abnormal thyroid, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी आयोडीन ट्रीटमेंट। प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट है यहाँ पे, और किसका? मल्टीपल नोडुलर गो ट्रेकियल कंप्रेशन इंक्लूडिंग पेन एट द साइट ऑफ ईयर, जो डिफिकल्टी स्वेलिंग, चेंज इन ब्रीथ बाय द कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस। मल्टीपल नोडुलर्स हैं, उसको उसका प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट है जो ट्रेकिया को कंप्रेस कर रहा है, इंक्लूड साथ में पेन भी कर रहा है। कहाँ पे पेन कर रहा है? ईयर, जो, साथ में डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, चेंज इन पेशेंट ब्रीथिंग है, उसको चेंज है, उसके साथ में ही कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट है यहाँ पे, बढ़ गया है वो चीज़ है यहाँ पे, बढ़ गई है। तो प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट की वजह से इसोफेगस है वो कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। देर इज द अदरवाइज, देर इज इन अदरवाइज द पेशेंट इंस्टिक्स, ये एक इसके अंदर पेशेंट है उसको रिस्क भी है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट, इनमें प्रीफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? अभी क्वेश्चन में कहीं भी किसी चीज का नाम नहीं दिया। प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ मल्टीपल नोडुलर्स है, ठीक है ना। तो बताइए प्रीफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? डीएचए में आया है, हाथ में भी आया है ये, एमओपीएच में आया और एनएचआरए में आया है सितंबर मंथ में। देखिए मल्टीपल नोडुलर है, ठीक है ना, मल्टीपल नोडुलर एनलार्जमेंट क्या हो गया? मल्टीपल नोडुलर, मल्टी नोडुलर का एनलार्जमेंट हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेकिया कन्फ्रेस हो रहा है, साथ साथ में पेन हो रहा है, कहाँ पे? ईयर में, जॉ में डिफिकल्टी स्वेलिंग हो रही है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे के सारे सिम्टम आते हैं जब थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में ये सारे के सारे प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे मेन चीज़ है, देखो यहाँ पे ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे किस चीज़ में? ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे वाले कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा अपना, इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? उसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ अबनॉर्मल थायराइड, थायराइड जो बढ़ गया है उसके इमीडिएटली सर्जरी करेंगे, ठीक है ना, सर्जरी करके उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अदरवाइज देखो जो बाकी के जो ट्रीटमेंट है तीनों, वो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी आने लगी है। फोकस करने वाली चीज यहाँ पे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ठीक है, ओके। जैसे आपको सबको पता है कि हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी प्रोमेट्रिक बुक है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप मुझे बाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बाई कर सकते हैं। ये मैंने नंबर दिया हुआ है, इस पे डायरेक्ट आप कॉल करके मैसेज करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी।
ये डेडिकेट करती है ऑल प्रोमेट्रिक एग्जाम लाइक सऊदी के, कुवैत के लिए, दुबई, ओमान, कतर। इन एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सॉरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस हैं जो बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं बार बार, एंड कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिनके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो की पॉइंट के नाम से मैंने वो सारे के सारे एक एक लाइन वो इंक्लूड की है, ताकि आप इजीली उसको समझ सको और इजीली आप एग्जाम क्लियर कर सको। तो इसको जल्द से जल्द आप परचेज कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, 2 नंबर दिए हैं, दोनों पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। The home care nurse is providing wound care for a patient. The nurse evaluates the wound and notes the presence of granulation tissue in the wound bed. This observation represents which phase of wound healing? ऑप्शन देखें, ए इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी प्रोलिफेरेशन, ऑप्शन सी मैच्योरेशन, ऑप्शन डी फाइनलाइजेशन। होम केयर नर्स है, ठीक है ना, एक होम केयर नर्स है, वो एक वुंड पेशेंट के वुंड के लिए उसको केयर प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। पेशेंट को एक वुंड है, घाव है, उसके लिए होम केयर नर्स है, उसको केयर प्रोवाइड करवा रही है। द नर्स इवोलेट, नर्स ने इवोलेट किया है, वुंड को इवोलेट किया, एंड उसने नोट किया प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द वुंड बेड। वुंड का जो बेड है, कि जो तला है, या बोल सकते हैं वुंड का जो साइडों का जो हिस्सा है, वहां पे ग्रेनुलेशन, ठीक है ना, ग्रेनुलेशन पाई गई है। दिस ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वहां पे, तो ये ऑब्जर्वेशन है कौन सी फेज का, हीलिंग की, वुंड हीलिंग की कौन सी फेज के अंतर्गत आता है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, और डीएचए में आया है, ये सितंबर मंथ में। अब इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम इसमें इंक्लूड किया है, ये डायग्राम समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। चारों में आप समझ सकते हैं। पहला है अपना हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस इसमें एक वुंड रहेगा, वुंड के अंदर पूरा ब्लड क्लॉट रहेगा, क्लियरली लिखा भी है यहाँ पे, ब्लड क्लॉट रहेगा वुंड के अंदर, ओपन वुंड रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग है, तो वो आएगा हेमोस्टेसिस। नाम से पता चल रहा है हेमोस्टेटिस, स्टेसिस इनके ब्लड है, वहां पे ब्लड से भरा हुआ घाव है। दूसरा इन्फ्लामेटरी, यानी इन्फ्लामेटरी समझ रहे हो, इन्फेक्शन है उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे आप इसमें डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि बहुत सारे ये फाइब्रोब्लास्ट है, माइक्रोफेज है, ठीक है ना, ये इसके वुंड के पास में आ रहे हैं, साथ में स्कैब है, ठीक है ना। ऊपर से थोड़ा सा डार्कनेस भी है, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि थोड़ा जो ब्लड क्लॉट हुआ था वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा भरना, घाव भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो फेज आती है इंफ्लामेटरी फेज के अंदर। इस फेज में पेन भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, देन लाइक इन्फेक्शन जैसा लगता है, कई बार जो वुंड होता है उसमें से स्मेल भी आने लगता है, बैड स्मेल भी आने लगता है। तीसरा है प्रोलीफेरेटिव। प्रोलीफेरेटिव में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफेरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इनकी ये बोले तो घाव है, इसके आसपास, जैसे घाव के आसपास ये साथ साथ में ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। यानी कि घाव पूरा भरा नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो घाव के चारों तरफ है, एक अलग से कवरिंग जैसा लगता है अपने को, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि इस चारों तरफ एक कवरिंग बन गई है, ठीक है ना। वो आता है प्रोलीफेरेटिव में। और लास्ट आता है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग का मतलब है घाव भर गया है, लेकिन ऊपर का जो स्किन है उसके ऊपर रेडनेस अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट घाव भर चुका है, लेकिन ऊपर से रेडनेस बचा हुआ है, अंदर से जहां पे घाव था वहां पे भी पेन फील होता रहता है, ठीक है ना। वो आता है रिमॉडलिंग में। तो इनमें से अपना घाव की कौन सी फेज है, अपने घाव के कौन, जहां पे क्वेश्चन में दिया है ग्रेन्युलेटिंग टिश्यू आ गए हैं, तो ये कौन सी फेज है, ये होगी अपनी 3rd नंबर फेज,
बी प्रोलीफेरेशन। ठीक है ना, ये होगी अपनी प्रोलीफेरेशन फेज। क्लियर है, आई थिंक चारों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फाइनलाइजेशन या रिमॉडलिंग है ना, ये एक ही है, इसी को बोलते हैं फाइनलाइजेशन। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फाइनलाइजेशन फेज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis and she has to wear N95 mask when she entered to the parent room. Based on the cycle of infection, which of the following is the reason to use the mask? ऑप्शन देखिए, ए ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल ऑफ एंट्री, ऑप्शन बी ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल एग्जिट, ऑप्शन सी किल द एजेंट एग्जिट इन द पेशेंट रूम, ऑप्शन डी एलिमिनेट द रिजर्वोयर ऑफ द बैक्टीरिया। एक नर्स है, एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको डायग्नोसिस हुआ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट है जिसको एक नर्स है वो केयर प्रोवाइड करवा रही है। एंड सी हैज वियर N95 मास्क, उसने N95 मास्क पहना है। एंड सी एंटर टू द पेरेंट रूम, इनके पेशेंट के रूम में जब भी एंटर कर रहे हैं तो N95, यहाँ पे पेशेंट है, ओके, पेशेंट रूम है, सॉरी यहाँ पे पेरेंट गलती से लिखा गया, पेशेंट रूम है। ठीक है ना, N95 मास्क उसने पहना हुआ है जब भी वो पेशेंट के रूम में एंटर कर रही है। बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, साइकिल ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन टू यूज द मास्क, इनके इन्फेक्शन के साइकिल के बेस के ऊपर मास्क पहनने का रीजन क्या होगा। आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। आई थिंक इसका सबको मालूम होगा। इन्फेक्शन साइकिल के बेस के ऊपर बताना है कि वो मास्क क्यों यूज कर रही है। इन्फेक्शन साइकिल, इस इन्फेक्शन के साइकिल को, जाहिर सी बात है 95 मास्क क्यों यूज करें, ताकि इन्फेक्शन की जो साइकिल चल रही है उसको ब्रेक किया जा सके। ठीक है ना, उसकी चेन है, जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा अपना ऑप्शन ए, ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल ऑफ एंट्री। जो भी एंटर कर रहा है उसके साथ में वो इन्फेक्शन की जो चेन चल रही है उसको ब्रेक किया जा सके। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए पेशेंट विद एबोला वायरस डिजीज, which of the following is the most common mode of transmission for एबोला वायरस। ऑप्शन देखें, ए कॉमन व्हीकल, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी एयरबोर्न, ऑप्शन डी वेक्टर। एक नर्स है उसको असाइन किया गया केयर फॉर ए पेशेंट विद एबोला वायरस डिजीज। पेशेंट को क्या है, एबोला वायरस है, उसके केयर के लिए एक नर्स को असाइन किया गया। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एबोला वायरस, यानी कि क्वेश्चन तो यहीं पे है। एबोला वायरस के ट्रांसमिशन का मेन यानी कि कॉमन मोड क्या है, किससे फैल सकता है, एबोला वायरस कैसे फैलता है, ये पूछा है इसमें। डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो बताइए एबोला वायरस है उसका इसका ट्रांसमिशन का कॉमन मोड क्या है, मोस्ट कॉमन मोड क्या है, किसके द्वारा फैलता है। देखिए एबोला वायरस है वो फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लाइक हैंड चेकिंग वगैरह कर रहे हैं उससे भी फैलता है। ठीक है ना, जिनकी डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो जो कंटामिनेटेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं उससे एबोला वायरस ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, योर होम हेल्थ client has been throwing up for several days. You now find her lying in her bed. She is pale, lethargic,
and her eyes are dull. She is also anxious. Which of the following is most likely? ऑप्शन देखिए, ए congestive heart failure, ऑप्शन बी hypovolemic shock, ऑप्शन सी multiple sclerosis, ऑप्शन डी fecal impaction. आपके नर्स के लिए होम केयर क्लाइंट है, हैज बिन थ्रोइंग अप फॉर सेवरल डेज, उसने होम केयर नर्स ने अपने क्लाइंट को कुछ दिन के लिए थ्रो अप कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है ना, सेवरल कुछ दिनों के लिए। यू नाउ फाइंड, अभी उसने देखा है, यानी कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, अभी उसने फिर से देखा है, उसने पाया है कि पेशेंट है वो अपने बेड पे पड़ा हुआ है, साथ में वो उसकी बॉडी है येलो हो गई है, या पहले हो गया लाइट येलो कलर, ठीक है ना, पहले हो गई है, पेशेंट है लेथार्जिक है, एंड उसकी आईज है वो डल पड़ गई है, ठीक है ना, आईज है बिल्कुल डल हो गई है, एंड पेशेंट है वो एनजीएस है। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली, इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, किस वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स आए हैं, ये सारी सारी चीजें कौन सी चीज में देखने को हमें मिलती हैं। ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है सितंबर मंथ में। तो देखिए ऐसे वाले पेशेंट है उसमें मोस्ट लाइकली हमें क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है, इसमें देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है ना, ऐसे वाले पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हमें देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड प्रोडक्ट फॉर ए पेशेंट विद हेमरेज ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग। ऑप्शन देखिए, ए सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी पैक्ड रेड सेल्स, ऑप्शन सी होल ब्लड, ऑप्शन डी प्लाज्मा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड प्रोडक्ट फॉर द पेशेंट विद हेमरेज ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग, पेशेंट के अंदर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है जिसकी वजह से उसको हेमरेज हो रहा है, ठीक है ना, हेमरेज की किसकी वजह से हो रहा है, अपर जीआई ब्लीडिंग की वजह से। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ब्लड प्रोडक्ट हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड प्रोडक्ट है कौन सा ब्लड प्रोडक्ट है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है सितंबर मंथ में। तो देखिए जीआई ब्लीडिंग वाला पेशेंट है ना, अपर जीआई ब्लीडिंग वाला पेशेंट है उसको हमेशा पैक्ड रेड सेल्स देते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, क्या देते, पैक्ड रेड सेल देते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, पीआरबीसी भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें जो डीएचए में एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन में था पीआरबीसी, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पैक्ड रेड सेल और पीआरबीसी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए 24-year old woman diagnosed as having hemolytic anemia, physician ordered to transfuse 1 unit of packed red blood cell transfusion. The patient start flushing and complained of dyspnea, generalized body itching, एंड उसका लैब रिजल्ट है, उसका एच बी आ रहा है 130, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 140 टू 175 ग्राम पर डेल, और डब्ल्यू है वो 4.5 आ रहा है, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 4 टू 10.5, आरबीसी है वो 3 आ रहा है, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 3.8 टू 5.1। वन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू ब्लड एज ओक्लूडेड द पेशेंट प्रॉब्लम। ऑप्शन देखें, ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन सी फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन डी बैक्टीरियमिया। 24-year old वुमेन है जिसको डायग्नोस हुआ है क्या हुआ है, हेमोलाइटिक एनेंट, ठीक है ना, फिजिशियन है उसने ऑर्डर किया ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 unit पीआरबीसी, ठीक है ना, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स उसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। पेशेंट है जैसे उसको ये ऑर्डर किया गया है, यानी कि लाइक
जैसे ब्लड स्टार्ट किया गया है तो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है फ्लैशिंग, क्या कर रहा है, फ्लैशिंग, कंप्लेन ऑफ डिस्निया, ठीक है ना, डिस्निया एंड जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग, डिस्पीनिया, ठीक है, डिस्पीनिया एंड जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग, बॉडी में पूरी में इचिंग होने लगी, जहाँ पे लैब रिजल्ट है वो आ रहे हैं 130, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 140/176, WBC 4.5 हो रहा तो नॉर्मल रेंज जहाँ पे 4 to 10.5 है, RBC 3 नॉर्मल रेंज है यहाँ, यानी कि अभी आ रहा है 3 आ रहा है, जहाँ नॉर्मल रेंज 3.8 to 5.1 है। इसी में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिलेटेड टू ब्लड एज ऑक्लूसिव पेशेंट कंडीशन, इस पेशेंट के कंडीशन से, पेशेंट के कंडीशन ब्लड की वजह से हुई है, इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, ये पूछा है। DHA में है, OMSB में है, MOPH में आया है सितंबर मंथ में। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ब्लड स्टार्ट करने पे, ठीक है ना, ब्लड स्टार्ट करने के बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पेशेंट एक्सपीरियंस EVA 1 week ago, the doctor ordered the patient discharged from the hospital to home health care. The visiting nurse evaluates the patient and notes the patient has difficulty initiating speech and forming words. Which of the following types of aphasia is most likely in this patient? Option देखें, A conduction, option B expressive, option C receptive, option D fluent। देखिए एक पेशेंट है जिसको क्या है, EVA 1 week पहले, 1 week पहले क्या हुआ था, EVA हुआ था, ठीक है ना। डॉक्टर है उसने ऑर्डर किया है, ऑर्डर द पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर होम केयर है, यानी कि पेशेंट को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है होम हेल्थ केयर के लिए। द विजिटिंग नर्स इवोलेट, जो विजिटिंग होम केयर के लिए विजिट कर रही है नर्स है, उसने इवोलेट किया कि पेशेंट हैज नोटेड द डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग स्पीच एंड फॉर्मिंग वर्ड, यानी कि पेशेंट को कुछ बोलने में, वर्ड को प्रोनाउंस करने में, वर्ड को बोलने में, स्पीच करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, डिफिकल्टी हो रही है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफेजिया, ये किस टाइप का एफेजिया मोस्ट लाइकली यहाँ पे इस पेशेंट में देखने को मिलेगा, बताइए कौन सा एफएचए मिलेगा। सऊदी एमओएच में आया है ये, DHA में आया है, हाद में आया है, NHRA में आया है सितंबर मंथ में, इन एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा एस्फेजिया, किस टाइप का एस्फेजिया यहाँ पे मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिलेगा, वो है एक्सप्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स हु इज राइट हैंडेड 40-year-old woman who underwent a left side and is now in the medical surgical unit. Sorry, the intravenous fluid to infiltrate into the infusion site and the student nurse equipment to insert a new intravenous catheter. Which catheter insertion site would indicate that the new nurse need to be corrected? Option देखिए, a site that has soft and elastic skin, option B a site next to a joint, option C the right arm, option D none of these। एक सीनियर नर्स है वो मॉनिटर कर रही है न्यूली ग्रेजुएट नर्स, इनकी फ्रेशर नर्स को एक मॉनिटर कर रही है। नर्स हु वाज राइट हैंडेड 40-year-old वुमन अंडरवेंट द लेफ्ट साइड, इनके पेशेंट के पास में वो खड़ी है हु इज राइट साइडेड, इनके राइट साइडेड खड़ी है, पेशेंट अंडरवेंट लेफ्ट साइडेड, ठीक है ना, पेशेंट है वो क्या लेफ्ट साइडेड, एंड सी इज नाउ मेडिकल सर्जिकल, कहाँ पे, मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर, उसका इंट्रावेनस फ्लूइड चल रहा है,
टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द इन्फ्यूजन साइट, यानी कि इन्फ्यूजन साइट the intravenous fluid to infiltrate into the infusion site and the student nurse equipment insertion in a new intravenous catheter। इनके जो आईवी फ्लूइड एक पेशेंट मेडिकल सर्जिकल यूनिट में जो पेशेंट अपने पास एडमिट है उसका इंट्रावेनस फ्लूइड है वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है, इनकी इन्फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जो साइट इन्फ्यूजन साइट है वहाँ पे इन्फ्लेटेड दिख रहा है। तो स्टूडेंट नर्स है उसने इक्विपमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या इक्विपमेंट इंसर्ट करने के लिए न्यू इंट्रावेनस कैथेटर डालने के लिए रेडी है, ठीक है ना। वो डाल रही है, न्यूली नर्स है वो आईवी कैथेटर डाल रही है। विच कैथेटर इंसर्शन, कौन सा कैथेटर इंसर्शन साइट है, वुड इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है न्यू नर्स नीड टू करेक्टेड, कि न्यूली नर्स है जो फ्रेशर नर्स है उसको करेक्ट करने के लिए। इनके कहाँ पे वो डाल रही है, इनके नर्स न्यू नर्स है फ्रेशर नर्स है वो कैनुला है, एज ए कैनुला बोल सकते हैं, आईवी लाइन को कहाँ पे इंसर्ट कर रही है जो इंडिकेट करता है कि उसको करेक्ट करने की जरूरत है कि वहां पे नहीं लगाना चाहिए। बताइए कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, हाद के एग्जाम में आया है सितंबर मंथ में। तो देखिए इनमें से अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ए साइट नेक्स्ट टू जॉइंट। जॉइंट के जस्ट पास में कभी भी नहीं लगाते क्योंकि जॉइंट हमेशा मूवमेंट करता रहता है, तो वहाँ पे आई थिंक एक दिन भी कैनुला नहीं चलेगा, आईवी कैथेटर वहाँ पे एक दिन भी नहीं चलेगा। इसलिए यदि फ्रेशर नर्स है नेक्स्ट टू द जॉइंट, जॉइंट के पास में लगा रही है आईवी कैथेटर, तो उसको करेक्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, कि वहाँ पे ना लगा के दूसरी साइड पे लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, पेशेंट विद बीपी 230 बाई 180 इज कंसिडर। ऑप्शन देखें, ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑप्शन बी लेट हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। एक पेशेंट है उसका बीपी आ रहा 130 बाई 180 mm ऑफ एच, तो ये क्या कंसिडर करता है। ऐसा ही सवाल यानी कि उसमें पेशेंट कुछ में पेशेंट की कंडीशन देके पूछ लिया था, लेकिन उसमें सेम बीपी है, वो लगभग सेम रेंज में दिया था, ऑप्शन यही थे। ये ऐसे वाला क्वेश्चन पूछा गया कुवैत एमओएच में, डीएचए में और एमओपीएच में सितंबर मंथ में पूछा गया है, जिसमें बीपी सेम लगभग सेम दिया हुआ है, 10-20 का ऊपर नीचे किया गया है एंड 5 से 10 का ऊपर नीचे किया गया हर एक क्वेश्चन में, साथ में पेशेंट की कंडीशन दी गई है। लेकिन सभी में तीनों क्वेश्चंस के अंदर मेन चीज़ यही पूछा है कि बीपी इतना आ रहा है तो ये क्या कंसिडर करता है, क्या होगा ये। तो देखिए यहाँ पे बीपी बहुत ज़्यादा आ रहा है, 130 बाई 180 आ रहा है, तो ये आएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट है उन्होंने लेट हाइपरटेंशन भी किया था, लेकिन ये आएगा अपना हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है ना, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस टू मदर कंप्लेनिंग ऑफ एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन एंड डू यूज ऑफ ड्रग। ऑप्शन देखें, ए ईट स्मॉल मील्स एवरी 2 to 3 hours, ऑप्शन बी ड्रिंक ऑरेंज जूस ऑन गेटिंग अप, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड्स एट बेड टाइम, ऑप्शन डी चॉइंग गम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस, कौन सी अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस होगी इनमें से जो मदर के लिए जो कंप्लेन कर रही है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन एंड डू यूज द ड्रग, यानी कि एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन फील कर रही है एक मदर, ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन कर रही है एंड डू यूज द ड्रग्स, वो ड्रग्स यूज कर रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और इसके साथ साथ में ओएमएसबी में भी आया है सितंबर मंथ में। तो ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी, नर्स उसको अप्रोप्रिएट क्या एडवाइस दे सकती है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ईट स्मॉल मील्स एवरी 2 to 3 आवर्स। क्यों? एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेशन कब होता है? जब स्टमक के अंदर HCl लेवल बढ़ जाता है। तो HCl लेवल को कंट्रोल करने के लिए थोड़े थोड़ी देर में, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर यदि थोड़ा थोड़ा फूड लेते रहेंगे तो जो HCl सीक्रेट हो रहा है वो डाइजेशन के वो उस फूड को डाइजेशन करने में लग जाएगा। तो वो स्टमक की जो लेयर सॉरी हाँ, स्टमक की जो लेयर है उसको कोई इंजरी नहीं पहुंचाएगा, साथ साथ में बर्निंग सेंसेशन भी नहीं होंगे। क्लियर है? ये 21 नंबर क्वेश्चन इसका, नर्स प्लान कम्युनिटी प्रोग्राम टू दीज हु एक्सपीरियंस्ड ए डायग्नोज एंड असेस द रिकवरी ऑफ रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो किस कौन सा प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा, एंड जैसे कि हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ। आप सभी को अपने कमेंट करना है इसका, ठीक है ना? ओके, थैंक यू कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, लाइक डाटा फ्लो करवाना, एलिजिबिलिटी लेनी, एग्जाम बुकिंग करवानी है, स्टडी मटेरियल चाहिए, हमारी प्रोमेट्रिक बुक चाहिए, तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना? एंड सोशल मीडिया का लिंक मेरा यूट्यूब बायो में दिया है, तो वहाँ पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए